वंस अगेन अपन लाइट के इफेक्ट को देखते हैं प्लांट्स के ऊपर। प्लांट्स जैसा कि अपने को पता है फोटोसिंथेसिस करके फूड का सिंथेसिस करते हैं, स्टार्च सिंथेसिस करते हैं और उसके लिए उनको रिक्वायर्ड होता है पिगमेंट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, टेम्परेचर और बहुत सारे फिनोमेना ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट है लाइट से रिलेटेड और ये है कि ज्यादातर जो प्लांट्स हैं उनमें जो क्लोरोफिल सिंथेसिस होता है जिससे प्रकाश संश्लेषण होगा वो लाइट की प्रेजेंस में ही होता है। उसमें कुछ एक अपवाद है जैसे कि फर्न्स, मॉसेस और शेक एल्गी जहाँ पे क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जिनको अपन देखते हैं उनमें क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, लाइट की उपलब्धता आवश्यक होती है। तो ये लाइट की सिग्निफिकेंस, लाइट होगी तो क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा। अब आप सोच सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंस है लाइट की क्लोरोफिल प्रोडक्शन के लिए। दूसरा है हीटिंग प्रोसेस। हीटिंग प्रोसेस का मतलब है प्लांट के जिस भाग में लाइट आके गिरती है, प्रकाश की किरण टकराती हैं, उस भाग का तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ता है तो वहां पे होने वाली जो उपापचय की दर है, मेटाबॉलिक रेट है, वो कंपेरेटिव टू अदर पार्ट्स, प्लांट के उन भाग जहाँ पे लाइट नहीं गिरती वहां से थोड़ी सी ज्यादा होती है। और अपन क्या देखते हैं उसका नतीजा कि जिस पार्ट में लाइट आके गिर रही है प्लांट के, उस भाग में क्या होता है, वृद्धि अधिक होती है। ये छोटी क्लासेस में एक्सपेरिमेंट करके भी सिखाया जाता है, अपन इसकी बात भी करेंगे अभी थोड़ी देर में। उसके अलावा जो लाइट है वो हीट के साथ मिलके, दोनों फैक्टर क्योंकि साथ साथ चलते हैं, लाइट और हीट, सन से आने वाला हीट और लाइट, वो प्लांट्स के अंदर होने वाले स्टोमेटल मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। स्टोमेटा का ओपन होना, क्लोज होना, और स्टोमेटल मूवमेंट को कंट्रोल करके ये लाइट हीट के साथ मिलके ट्रांसपिरेशन की रेट को गवर्न करती है, उसको नियंत्रित रखती है। ट्रांसपिरेशन की रेट जो होती है वो कई चीजों को अफेक्ट करती है। उनमें से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, प्लांट्स जब जो है जमीन से पानी का एब्जॉर्प्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट्स, जड़ों की सहायता से, तो उसके अंदर ट्रांसपिरेशन की दर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ट्रांसपिरेशन जो है आपको पता है कि ये स्टोमेटा की सहायता से होता है। तो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग ये टेम्परेचर और लाइट डिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करने में अपन ये कह सकते हैं कि लाइट का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होगी, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन अधिक होगी। इसी तरह से पूरे पृथ्वी पे पादपों का जो वितरण है, भौगोलिक वितरण, वो एक समान नहीं होता। इसके पीछे भी लाइट की अवेलेबिलिटी को एक इंपॉर्टेंट कॉज माना जाता है। अपने को पता है जो पृथ्वी के जो ध्रुव है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वहां पे और इक्वेटर पे, इक्वेटर मतलब बिल्कुल भूमध्य रेखा, तो वहां पे लाइट की अवेलेबिलिटी ज्यादा रहती है। तो वेजिटेशन ज्यादा कहाँ पे होगी, जहाँ पे लाइट की अवेलेबिलिटी अधिक होगी। जहाँ पे लाइट की अवेलेबिलिटी कम होगी वहां पे वेजिटेशन भी कम होगी, वहां पे फॉना और फ्लोरा दोनों डेवलप नहीं होगी। तो वो लाइट का जो पृथ्वी पे गिरना, यानी कि रेडिएशन का पृथ्वी पे गिरना, वो प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को सीधे सीधे कंट्रोल करता है, वेजिटेशन के डेवलपमेंट को सीधा कंट्रोल करता है। तो मैंने पॉइंट लिखा है, पृथ्वी के ध्रुवों को प्रकाश की उपलब्धता अन्य स्थानों, भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग होती है, और पृथ्वी तक आने वाले जो रेडिएशंस है वो लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का मतलब होता है मध्य रेखा से दूरी, इक्वेटर से दूरी, उस पर डिपेंड करता है। अतः पृथ्वी के भिन्न भिन्न भूभागों में भिन्न भिन्न वेजिटेशन उपस्थित होती है। हमेशा एक से प्लांट्स आपको नहीं मिलेंगे, है ना। तो ये प्लांट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लाइट से गवर्न होता है। एक और पैरामीटर है जिसपे अपन संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं, फोटो पीरियडिज्म। फोटो मीन्स लाइट, पीरियड मीन्स ड्यूरेशन, प्रकाश का कितना ड्यूरेशन एक प्लांट के लिए रिक्वायर्ड, उसकी प्रॉपर कह सकते हैं ना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, उसके रिप्रोडक्शन के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उस बेसिस पे खासतौर से प्लांट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, ठीक है। अब सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या है फोटो पीरियड की, प्रकाश की वो मात्रा जो पूरे दिन में प्लांट को प्राप्त होती है वो उसका फोटो पीरियड कहलाता है। चाहे वो 10 घंटे हो, 12 घंटे हो, 14 घंटे हो, जितना भी हो। ये प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों प्रोसेस को प्रभावित करता है।
इस बेसिस पे प्लांट्स के जो टाइप्स हैं, एक तो है शॉर्ट डे प्लांट्स। शॉर्ट डे मतलब जहाँ पे फोटो पीरियड छोटा है, अधिकतम 12 से 14 घंटे है। शॉर्ट डे प्लांट्स जो होते हैं उनके लिए जो लाइट ड्यूरेशन है 12 से 14 घंटे अधिकतम है। हो सकता है 8 घंटे हो, 10 घंटे वो भी चलेगा, तो उसी में वो सर्वाइव करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है साल्विया, कैनाबिस सटाइवा, एंड्रोपोगन, है ना, दतूरा, कॉस्मोस, दीज आर ऑल शॉर्ट डे प्लांट्स। प्लांट्स बहुत सारे हैं लेकिन सेलेक्टेड एग्जांपल उसमें लिखे हैं। इसी तरह से लॉन्ग डे प्लांट्स हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स किनको कहेंगे? ऐसे प्लांट्स जिनके लिए न्यूनतम सामान्य से अधिक फोटो पीरियड चाहिए, मतलब बेयर मिनिमम मान लीजिए किसी के लिए 10 या 12 आवर्स है तो उसके लिए फिर 14 आवर्स प्लस या मिनिमम 12 आवर्स यूं कह सकते हैं आप। उससे कम में फिर वो फ्लावरिंग नहीं होगी, ना वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, तो वो लॉन्ग डे प्लांट कहलाते हैं, है ना। और इनके लिए अधिक फोटो पीरियड चाहिए होता है। ज्यादातर प्लांट जो होते हैं, टू बी फ्रैंक, वो कैसे होते हैं? वो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं। अधिकतर प्लांट्स शॉर्ट डे प्लांट ही होते हैं। ऐसे प्लांट जिनको फ्लावरिंग के लिए लगातार लंबे समय तक डार्कनेस चाहिए होती है, उस डार्कनेस में वो फ्लावरिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो पाता है, ठीक है, ताकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सके नॉर्मल। तो ये दो कैटेगरी हो गई। थर्ड देखते हैं। थर्ड जो कैटेगरी है प्लांट्स की फोटो पीरियडिज्म को लेके, वो है डे न्यूट्रल प्लांट्स, यानी कि जिन पे लाइट के ड्यूरेशन का कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, वो कहलाते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स। इन प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोसेस जैसे कि प्लांट की ग्रोथ, रिपेयरिंग, रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग एटसेट्रा जितने भी फंक्शंस हैं वो डे लेंथ से ज्यादा इफेक्ट नहीं होते, इसीलिए अपन ने इनको क्या नाम दिया? डे न्यूट्रल प्लांट्स। अब इसके उदाहरण है क्यूक्यूमिस है, गॉसिपियम हिरसुटम, कपास, निकोटियाना, टोबैकम, तंबाकू, सोलेनम ट्यूबरोसम, ये आलू वगैरह, ये सारे डे न्यूट्रल प्लांट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो अपन समरी करें तो ज्यादातर प्लांट्स कैसे हैं? वो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, है ना। अब अगर अपन एनिमल्स को लास्ट में चर्चा करें तो एनिमल्स के अंदर अपन ने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि साहब दिन की लंबाई या लाइट की अवेलेबिलिटी, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो वहां पे जो साइक्लिक प्रोसेस होते हैं उसको अपन बोलते हैं सर्काडियन रिदम्स, डे एंड नाइट रिदम कहलाती है। ये शब्द याद रखना, सर्काडियन रिदम, डे एंड नाइट रिदम। ये अपने आप में समझने का एक फिजियोलॉजिकल, एक बिहेवियरल पूरा प्रोसेस है, जिसमें जंतुओं को ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, एक डाययूरिनल, एक नॉक्टर्नल, दिनचर और रात्रिचर। ये बेसिकली डे लेंथ के बेसिस पे था, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले इसको पढ़ा था। तो सर्काडियन रिदम 24 आवर्स डे एंड नाइट रिदम है, जिसको शरीर के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड में मेनली पीनियल ग्लैंड है वो कंट्रोल करती है। तो वो लाइट सेंसिटिव ग्लैंड है, मेलेटोनिन का सिंथेसिस करती है। अपने अंदर भी ये प्रोसेस चलता रहता है, ह्यूमन बींग्स में भी होता है और दूसरे एनिमल्स में भी होता है। रिप्रोडक्टिव साइकिल्स कंट्रोल होती हैं, तो वो डे लेंथ से कंट्रोल होती है बेसिकली, है ना। तो ये डे लेंथ का मतलब यही है फोटो पीरियडिज्म। तो एनिमल के कॉन्टेक्स्ट में एक इंपॉर्टेंट जो है रेगुलेटिंग फैक्टर हो गया, और प्लांट्स के कॉन्टेक्स्ट में भी एक इंपॉर्टेंट रेगुलेटिंग फैक्टर हो गया अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक है। आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। एक और फैक्टर को स्टडी करते हैं अपन, और वो है जल, पानी। तो इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से करते हैं कि जो पृथ्वी है उस पे जो वाटर का जो सोर्स है वो है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का अर्थ होता है आकाश से आने वाला जल, वो किसी भी रूप में हो सकता है। तो ये 6 रूप हैं प्रेसिपिटेशन के जो टाइप्स हैं। एक है ड्रिजल, रेन, स्नो, ड्यू तथा फ्रॉस्ट, स्लीट एंड हेल। इनको संक्षेप में समझ लो आप कि पानी आकाश से किस किस प्रकार से या वायुमंडल से किस किस प्रकार से पृथ्वी तक पहुंचता है। तो एक तो है ड्रिजल का मतलब होता है छोटी छोटी बहुत ही सूक्ष्म ड्रॉपलेट्स, जो नेकेड आई से कई बार नजर भी नहीं आ सकती, हवा में तैरती रहती हैं। बौछार इसको अपन कह सकते हैं लेमन लैंग्वेज में। बहुत ही छोटी बूंद होती है, बहुत सूक्ष्म साइज की ड्रॉप्स होती हैं, ड्रिजल कहलाती हैं। इस रूप में पानी आ सकता है पृथ्वी को। ये रेन सब जानते हैं, तरल जल की बूंदें हैं, ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड वाटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है अपने लिए मीन्स लाइफ के लिए, ठीक है। ये पानी जो होता है ये वातावरण में नमी और सॉइल वाटर का मेन सोर्स होता है। इसका
टोटल रेंज का करीब 45% जो है वाटर वो रिवर्स में चला जाता है। ये अंदाजा है, सिर्फ एक अप्रोक्सीमेशन है। 20% रेन का जो वाटर है वो अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में परकोलेट हो जाता है, भूमिगत हो जाता है, और अराउंड 35% वाटर वो जो है वो इवापोरेट हो जाता है, वापस से वो बाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है, तो एक ये ब्रॉड आइडिया दिमाग में होना चाहिए कि टोटल जो रेनफॉल हुआ, रेनफॉल का कारण क्या है इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, वो है मानसून, है ना। एक पर्टिकुलर सीजन में मानसून आता है और उस पर्टिकुलर सीजन में रेनफॉल होता है। तो ये एक प्रमुख सोर्स हो गया अर्थ पे वाटर के पहुंचने का। अदरवाइज स्नो है, जिसको अपन कह सकते हैं कि मॉइस्चर यानी कि नमी एज ए सॉलिड स्टेट, बिल्कुल जैसे कहते हैं हिंदी में बर्फबारी। तो बर्फ बिल्कुल एकदम रुई की तरह से एकदम सॉफ्ट बर्फ, वो वाली बर्फ है स्नोफॉल, है ना। मॉइस्चर होता है, नमी होता है, ठोस स्टेट में होता है। इस रूप में भी पानी आ सकता है, देखा जाता है खासतौर से पर्वतीय स्थलों पर। ड्यू एंड फ्रॉस्ट, ये अपन देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, मान लीजिए लीफ है, पत्ती है, इस पे थिक ड्रॉप्स जो है पानी की वो सुबह जमी मिलती हैं। कई बार बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो फ्रॉस्ट जिसको अपन बोलते हैं, पाला पड़ गया, एकदम बर्फ जैसी बूंदे, वो सॉलिड बूंदे वो ऑब्जेक्ट्स पे जाके जम जाती हैं, सॉइल पे जाके जम जाती हैं। ये भी एक तरह का प्रेसिपिटेशन है। फिर आता है स्लीट, SLEET स्लीट। स्लीट का अर्थ होता है कि ये छोटे छोटे इस तरह के सॉलिड जो है बर्फ के टुकड़े, ये आते हैं कंडेंस होकर, और इसको अपन सब जानते हैं हेल्स कहते हैं, बर्फीला तूफान, ओलावृष्टि, जिसमें एक बड़े आकार के ओले जो होते हैं वो आकाश से धरती पर आते हैं। तो ये दोनों जो है ये कैसे हैं, ये अधिकतर हानिकारक रूप में होते हैं। हानिकारक ये भी है, ठीक है ना, ये भी हार्मफुल होती है फ्रॉस्ट, जिसको अगर हिंदी में पाला पड़ गया बहुत ज्यादा सर्दियों में, इस तरह का इवेंट होता है। बाकी ये मेन सोर्स है रेन्स। तो इसका जो वाटर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया। थोड़ा इसी को पढ़ते हैं आगे। रिगार्डिंग वाटर कुछ एक फैक्ट्स हैं जिनको जानना जरूरी है। ये आजकल छोटी क्लासेस से ही बच्चों को बताया जाता है कि पृथ्वी पे जो भी जल है वो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका पैटर्न क्या है, उसके वितरण का पैटर्न क्या है। तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम पानी किस रूप में है, समुद्री जल के रूप में है। करीब 2.5% वाटर जो है अर्थ की सरफेस पे वो फ्रेश वाटर के रूप में है, और इस 2.5 का भी अराउंड 70% वाटर वो किस रूप में है, जिसको अपन यूज नहीं कर सकते, जैसे कि आइस शीट्स, बर्फ के रूप में, ग्लेशियर्स अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में, माउंटेन्स में जमी हुई बर्फ के रूप में बेसिकली, जिसको अपन यूज नहीं कर सकते। इस बर्फ के पिघलने से जो जल निर्मित होता है वो नदियों का रूप ले लेता है, और फिर वो अल्टीमेटली जाके ओशन में मिल जाता है। ये कई जगह ऐसा है कि ये जैसे अंटार्कटिका में वो है ही ओशियन है बेसिकली, तो कई कई फॉर्म में अपन उसमें नहीं जाना चाहते, लेकिन इतना पता है कि ये डायरेक्टली ह्यूमन यूज के लिए नहीं है ना। और लेस देन 30% वाटर जो है वो किस रूप में है, ग्राउंड वाटर के रूप में है। ये ग्राउंड वाटर जो है इरिगेशन के लिए काम में आता है, डोमेस्टिक यूज के लिए भी काम में आता है। ये अपने लिए यूजफुल है, यूजफुल फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज, मनुष्य की क्रियाओं के लिए ये उपयुक्त जल माना जाता है। तो ये ब्रॉड आइडिया दिमाग में लेके चले। दूसरा है कि द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, यानी कि वर्षा कितनी होती है, ये इस बात को डिसाइड करती है, निर्धारित करती है कि वहां पे वेजिटेशन किस तरह की होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एनुअल प्रेसिपिटेशन यानी कि वार्षिक वर्षा बहुत ही कम है तो वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जीरोफाइटिक कंडीशन वहां पर डेवलप हो जाती है। पानी जो है अगर सफिशिएंट रेनफॉल खूब हो रहा है वहां पे, तो मैं उस वैल्यू पे जाना नहीं चाहता क्योंकि वो बिल्कुल एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा, कितना प्रेसिपिटेशन होता है तो एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा, इस तरह से इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स हैं।
ठीक है। लेकिन एक ब्रॉड आइडिया, एक कॉमन सेंस वाली बात कि जहाँ पे रेनफॉल अच्छा होगा वहां पे वेजिटेशन अच्छी होगी, जहाँ वेजिटेशन अच्छी होगी वहां पे एनिमल्स की पॉपुलेशन अपने आप से डेवलप हो जाती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि साल भर हरे रहने वाले पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं। और जहाँ पे इसका विपरीत लो रेनफॉल होता है वहां पे जीरोफिटिक कंडीशन वेजिटेशन होती है। डेजर्ट में जिस प्रकार के प्लांट्स पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं। अब इसमें एक चीज समझना है आप कि फ्लोरा और फौना। फ्लोरा मीन्स वहां पर पाए जाने वाले पादप, फौना मीन्स वहां पाए जाने वाले जंतु। ये सब जगह मिलेंगे आपको, ओशन में मिलेंगे, रिवर में मिलेंगे, पॉन्ड में मिलेंगे, लेक में मिलेंगे, चाहे वो लेक खारे पानी की हो, चाहे वो मीठे पानी की हो, चाहे वो डेजर्ट हो, बिल्कुल सख्त कंडीशन वाला डेजर्ट हो, वहां पे भी आपको प्लांट्स और एनिमल्स खूब मिलते हैं। ऐसा नहीं कि वहां पे वेजिटेशन नहीं होती या एनिमल्स नहीं होते। तो वहां पे रहने वाले जो जीव जंतु हैं उस क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंगली वो अनुकूलित हो जाते हैं, अडोप्टेड हो जाते हैं और वो वहीं पे रहते हैं फिर भी। तो यहाँ पर जो पॉइंट साथ लेके समझने का है वो ये है कि जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो लाइफ को सीधा सीधा इन्फ्लुएंस करती है। वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है उसको समझने के लिए अपने को एक स्टेप और चलना होगा आगे, उसको देखते हैं थोड़ा सा। जब अपन पानी की बात करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि वाटर इज द ड्राइवर ऑफ द नेचर। प्रकृति को चलाने वाला अगर कोई तत्व है तो वो है जल। इसके बिना जीवन संभव नहीं है। इसकी कुछ एक फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनको अपन ने बहुत ज्यादा संक्षेप में मेंशन किया है और वो समझना जरूरी है, क्योंकि पानी में लाइफ जब सस्टेन करती है, बनी रहती है, सरवाइव करती है, तो ऐसा तो कुछ ना कुछ तो होगा ना पानी में कि लाइफ उसके अंदर सेफली रह सकती है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो सूक्ष्म जीवी हो, चाहे वो एल्गी हो, कुछ भी हो। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो पानी का वो क्या है कि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इसमें कोई भी चीज डिसॉल्व करते हैं, मैक्सिमम सब्सटेंसेस डिसॉल्व हो जाते हैं, चाहे वो पोषक पदार्थ हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो दूसरी गैसेज हो। सेकंड पॉइंट ये कि सरफेस टेंशन जो होती है पानी का पृष्ठ तनाव, वो उसके कारण वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं और सरफेस टेंशन अधिक होती है। इसी कारण जंतु उसके अंदर इजीली फ्लोट भी कर सकते हैं। फ्लोट का मतलब है बिना ज्यादा प्रयास किए तैरना, पानी की सतह पर पड़े रहना, जल की धारा की अनुपस्थिति में भी पानी में नहीं डूबना, और ये बहुत सारे फीचर्स हैं जो उसमें तैरने में सहायता करते हैं। ये प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन की है जिस कारण ये संभव हुआ। थर्ड पॉइंट जो है वो जल की जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, सर्वाधिक डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। अपन छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि सब चाहे बाहर कितनी भी सर्दी पड़ जाए, बर्फ पड़ जाए, लेकिन जो एक्वेटिक लाइफ है बॉटम में, पैने में, वो जो है सरवाइव कर जाती है। क्यों? क्योंकि जो होता है वो कम टेम्परेचर वाला जो पानी है वो नीचे चला जाता है, ऊपर बर्फ जम जाती है, और जो भी एक्वेटिक एनिमल्स चाहे वो फिशेज वगैरह हो वो नीचे चले जाते हैं, बॉटम में चले जाते हैं, जहाँ पे पानी पानी ही रहता है, वो बर्फ नहीं बनता। तो ये प्रॉपर्टी है डेंसिटी की, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, नीचे का पानी कभी नहीं जमता। एक प्रॉपर्टी है कि वाटर मॉलिक्यूल्स के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं वो किसी अन्य तरल की तुलना में जल को अधिक समय तक हीट होल्ड करने की कैपेसिटी प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है और हीट है जो पानी पे गिर रही है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। वो ब्रेक भी होते हैं, फिर वापस जुड़ जाते हैं, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, फिर वापस जुड़ जाते हैं, और ये ब्रेक होना और वापस हाइड्रोजन बॉन्ड्स का बनना ये सतत रहता है, जारी रहता है, जिससे कि पानी की प्रॉपर्टी बाय एंड लार्ज एक सी बनी रहती है और वो पानी लाइफ को फर्दर सपोर्ट करता है। तो ओवरऑल टेम्परेचर जो होता है वो इसका स्टेबल बना रहता है। इसी पॉइंट को अपन आगे पढ़ते हैं। देखिए, वाटर की प्रॉपर्टी में एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक हीट, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। इसको अगर अपन परिभाषित करें तो 1 किलोग्राम जल का तापमान 1 डिग्री केल्विन बढ़ाने हेतु जो हीट चाहिए उसका अमाउंट है 4.186 किलो जूल ऊष्मा।
ठीक है, ये जरूरी होती है। और ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी वाटर मॉलिक्यूल्स के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण संभव हो पाती है कि इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा है वो अधिक होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, स्पेसिफिक हीट अधिक है, तो बॉन्ड के कारण मॉलिक्यूल वाटर के आपस में जुड़े रहेंगे, तो लाइफ उसमें सस्टेन कर सकती है। तो अपन यही चाहते हैं कि बाह्य तापमान में भले ही कितने परिवर्तन आ जाएं, लेकिन जल का तापमान बाय एंड लार्ज स्थिर रहता है, जिससे कि उसके अंदर लाइफ जो है वो सतत रहती है, निरंतर रहती है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एल्गी हो। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जल की जो लाइफ को सपोर्ट करती है।